नमस्कार। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चरर है वो है अरस्तु द्वारा प्रतिपादित क्रांति संबंधी विचार। अरस्तु ने अपनी पुस्तक में क्रांति संबंधी विचारों का प्रतिपादन किया और उस समय जो तत्कालीन यूनानी नगर राज्य थे उनके जीवन की सबसे प्रमुख विशेषता उनके राजनीतिक अस्थिरता थी और अरस्तु ने स्वयं इस राजनीतिक अस्थिरता के दुष्परिणाम देखे थे। अतः उसने इस राजनीतिक अस्थिरता को दूर करने का बीड़ा उठाया। इस प्रकार अरस्तु ने क्रांति का अर्थ समझाते हुए उसके कारणों पर प्रकाश डाला और उसके निवारण के उपाय भी बताए। इस प्रकार अरस्तु ने अपने क्रांति संबंधी विचारों का प्रतिपादन किया। अब हम देखते हैं अरस्तु के द्वारा क्रांति का क्या आशय बताया है, उसके बारे में विचार विमर्श करते हैं। अरस्तु ने क्रांति का जो अर्थ बताया है और वर्तमान समय में हम क्रांति के बारे में जो पढ़ते हैं वो पूर्ण रूप से भिन्न है। वर्तमान में जब हम औद्योगिक क्रांति की बात करते हैं या फ्रेंच क्रांति की बात करते हैं या फिर साम्यवादी क्रांति की बात करते हैं या फिर हम संचार क्रांति की बात करते हैं, तो इनका संदर्भ हम ये लेते हैं कि जिस क्षेत्र में क्रांति हुई है उस क्षेत्र में मूलभूत परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। लेकिन अरस्तु के द्वारा जो क्रांति शब्द का इस्तेमाल किया गया है उसका जो आशय है वो ये है कि राज्य, संविधान या शासन सत्ता में होने वाला छोटा बड़ा परिवर्तन क्रांति है। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो संविधान में परिवर्तन ही क्या है, क्रांति है। अरस्तु ने इसका विस्तार से व्याख्या की और समझाने का प्रयास किया है कि कोई पहले से राजतंत्र स्थापित है उसकी जगह धनिक तंत्र स्थापित हो जाए, कुलीन तंत्र स्थापित हो जाए, जनतंत्र स्थापित हो जाए तो वह यानी एक शासन व्यवस्था की जगह दूसरी शासन व्यवस्था स्थापित हो जाए तो क्रांति है। या फिर शासन व्यवस्था में परिवर्तन न हो और शासकों में परिवर्तन हो जाए तो भी क्रांति है। इसी प्रकार किसी शासन व्यवस्था की कुछ तत्वों में यानी पूरे तत्वों में नहीं वरन कुछ तत्वों में परिवर्तन हो जाए तो भी क्रांति की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार अरस्तु ने संविधान में, शासन सत्ता में और प्रशासन में होने वाले छोटे बड़े परिवर्तनों को क्रांति की संज्ञा देता है। उसके बाद में अरस्तु ने क्रांतियों के प्रकारों के बारे में विवेचना की है, उन पर प्रकाश डाला है। तो अरस्तु के अनुसार जो क्रांतियों के प्रकार हैं वो इस प्रकार है। पहला, आंशिक अथवा पूर्ण क्रांति। जब संपूर्ण संविधान को बदल दिया जाए तो उसे पूर्ण क्रांति की संज्ञा देता है और जब संविधान का कोई अंश या महत्वपूर्ण भाग बदल दिया जाता है तो उसे वह आंशिक क्रांति की संज्ञा देता है। इस प्रकार जो दूसरा जो प्रकार बताया है, रक्तपूर्ण क्रांति अथवा रक्तहीन क्रांति। जब संविधान परिवर्तन खूनी क्रांति के द्वारा होता है तो उसे वह रक्तपूर्ण क्रांति की संज्ञा देता है और जब संविधान में परिवर्तन या शासन सत्ता में परिवर्तन बिना खूनी संघर्ष के होता है यानी रक्तहीन तरीके से शासन सत्ता में या संविधान में परिवर्तन होता है तो उसे वह रक्तहीन क्रांति की संज्ञा देता है।
फिर तीसरा जो प्रकार बताया है उसने व्यक्तिगत अथवा गैर व्यक्तिगत क्रांति। अरस्तु के अनुसार जब संविधान परिवर्तन किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को हटाने के लिए किया जाता है तो वह इसे व्यक्तिगत क्रांति की संज्ञा देता है, और जब संविधान में परिवर्तन का उद्देश्य कोई गैर व्यक्तिगत होता है तो उसे वह गैर व्यक्तिगत क्रांति की संज्ञा देता है। इस प्रकार चौथा जो प्रकार बताता है वह है वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति। जब राज्य का कोई वर्ग, जैसे निर्धन वर्ग, राजतंत्र में या कुलीन तंत्र में कुछ लोगों के खिलाफ बगावत करता है तो उसे वह वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति की संज्ञा देता है। फिर है पांचवा वाग्विरोह की क्रांति। वाग्विरोह की क्रांति का मतलब यह है कि जब किसी राज्य में कुछ करिश्माती व्यक्तित्व के नेता अपने लोकप्रिय नारों के द्वारा या अपनी वाक्पटुता के कारण राज्य में क्रांति करें तो उसे वाग्विरोह की क्रांति की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार उसने क्रांति के 5 प्रकारों का वर्णन विश्लेषण करने के बाद में क्रांतियों के कारणों का भी विश्लेषण किया है, जो इस प्रकार हैं। अरस्तु ने क्रांतियों के कारणों को 3 भागों में विभक्त किया है। पहला, क्रांति के सामान्य कारण, दूसरा क्रांति के विशिष्ट कारण, और तीसरा क्रांति के वे कारण जो विशिष्ट शासन प्रणालियों में होते हैं। यानी विशिष्ट शासन प्रणालियों में क्रांति के विशिष्ट कारण होते हैं, उनके बारे में उसने विवेचना की है। इस प्रकार क्रांति के कारणों पर वह 3 तरीकों से प्रकाश डालता है या उनकी विवेचना करता है। तो क्रांति का अरस्तु ने जो सामान्य कारण बताया है वो ये है, वो कहता है कि अरस्तु कहता है कि क्रांति का सामान्य कारण है विषमता। इसका मतलब है सभी व्यक्ति असमानता को समाप्त करने की लालसा रखते हैं, अर्थात सभी व्यक्ति यह चाहते हैं कि उनके साथ समान व्यवहार किया जाए। इस प्रकार वह समानता के 2 रूपों की विवेचना करता है, पूर्ण समानता और आनुपातिक समानता। आमजन पूर्ण समानता में विश्वास करता है और यह महसूस करता है कि वो भी शासकों के समान होते हैं, लेकिन उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया जाता या उनको उचित अधिकार प्रदान नहीं किए जाते। और आनुपातिक समानता का अर्थ ये है कि योग्यता संबंधी समानता, और जब कोई व्यक्ति योग्य होते हुए भी उसको उसकी योग्यता के अनुपात में कोई पुरस्कार नहीं मिलता है, पद नहीं मिलता है, तो उसके मन में शासक के खिलाफ विद्रोह की भावना पनपती है। इस प्रकार जो विशेष वर्ग है वो आनुपातिक समानता की मांग करता है। तो क्रांति का जो सामान्य कारण है वो है विषमता। और अब हम देखते हैं क्रांतियों के विशिष्ट कारण। अरस्तु ने क्रांतियों के विशिष्ट कारणों में अनेक कारणों की विवेचना की है। वो इस प्रकार है। पहला है कि शासक वर्ग की लालसा। जब शासक वर्ग का व्यवहार धृष्टता या उद्दंडता आ जाए, वे लालच से वशीभूत होकर
व्यक्तिगत और सार्वजनिक संपत्ति को हड़पना शुरू कर देता है तो जनता उनके खिलाफ विद्रोह कर देती है। तो क्रांति का विशिष्ट कारण, पहला कारण है ये है, यानी शासक वर्ग की लालसा। दूसरा, शासन सत्ता का दुरुपयोग। जब शासक वर्ग भ्रष्ट हो जाए, भ्रष्टाचार में लिप्त हो, रिश्वत का बोलबाला हो, भाई भतीजावाद चरम सीमा पर हो, तो ऐसी स्थिति में क्रांति की होने की संभावना प्रबल हो जाती है। फिर है मध्यम वर्ग का अभाव। समाज जब दो वर्गों में बढ़ जाता है, धनवान वर्ग और निर्धन वर्ग, तो क्रांति का कारण बन जाता है। जब समाज में मध्यम वर्ग नहीं होता तो समाज असंतुलित हो जाता है। तो मध्यम वर्ग का अभाव भी क्रांति को जन्म देता है। फिर है राज्य की आर्थिक स्थिति। यदि किसी राज्य में गरीबी हो और अमीरी और गरीबी में चौड़ी खाई हो, या एक व्यक्ति तो ऐसो आराम की जीवन जिए और दूसरा वर्ग उसको मूलभूत आवश्यकता ही प्राप्त नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में ये भी क्रांति का कारण बनते हैं। एक है विदेशियों का बाहुल्य। इसका मतलब ये है कि यदि किसी राज्य में विदेशी लोग बड़ी संख्या में आ जाएं तो वहाँ के नागरिकों को चुनौती मिलती है, और वह चुनौती अनेक तरीकों से मिलती है, चाहे उनके सांस्कृतिक आधार पे मिले या फिर रोजगार के आधार पे मिले। तो उन लोगों के बीच आपस में विवाद पनपता है और यह क्रांति का कारण बनता है। इसी प्रकार सम्मान की लालसा। जब शासक वर्ग बिना योग्यता के या बिना किसी कारण के आमजन को सम्मानित करे या अपमानित करे तो वह भी क्रांति का कारण बनता है। इसी प्रकार भय, घृणा, पारिवारिक झगड़े, ये भी क्रांति के कारण होते हैं। अरस्तु एक कारक के बारे में और बताता है कि भौगोलिक स्थिति भी किसी राज्य में क्रांति का कारण हो सकती है। और उसने कहा है कि जो राज्य नदी घाटियों और पर्वतों से विभिन्न हिस्सों में बटा होता है, उसके लोग एक दूसरे के निकट संपर्क में नहीं रहते और इस प्रकार राज्य का कोई हिस्सा किसी भी तथ्यों को लेकर क्रांति कर सकता है। इस प्रकार उसने क्रांति के विशिष्ट कारणों पर प्रकाश डाला है।